डिस्कशन पेपर चैप्टर नंबर 18 का, पहले ऑब्जेक्टिव, फिर शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। आप लोगों के पास पेपर सामने होना चाहिए ताकि आप उसको साथ साथ रीड करें और डिस्कशन होती रहे, समझते रहे। नहीं है पेपर तो अपने व्हाट्सएप वगैरह ऑन करके उसको सामने रखें। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन फुल वेव रेक्टिफायर विद इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, the frequency of pulsating DC received as output across the load is beta option 100 Hz। कैसे? देखिए, जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उससे डबल होगी। इनपुट की अगर 100 है तो आउटपुट की 200। इसी एग्जांपल से देख लें। फॉर एग्जांपल, ये जो रेड इनपुट एसी सिग्नल्स हैं, मैंने ये 2 साइकिल बनाए हैं, तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 2 साइकिल जब जा रहे हैं तो इस इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी 2 हर्ट्ज। अब जो आउटपुट है, आउटपुट में हमें ये रिपल्स कहलाते हैं, पल्सेटिंग डीसी जिसे लिखा हुआ है। तो टोटल इतने ही टाइम में टोटल रिपल्स हमें कितने मिल रहे हैं? पल्सेस हमें 4 मिल रही हैं, 1 2 3 और ये 4। इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 2, और उसमें आउटपुट कितने मिल रहे हैं? 4। तो इसका मतलब है इनपुट से डबल हुए, और इसलिए जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी पल्सेटिंग आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे डबल होगी। लेकिन ख्याल रहे, ब्रिज या फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, हाफ रेक्टिफिकेशन में वही सेम रहेगी, कोई नहीं हो फर्क पड़ेगा। इनपुट की अगर फ्रीक्वेंसी एसी की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आउटपुट पल्सेटिंग डीसी की फ्रीक्वेंसी भी 10 ही होगी। अब उसको डबल नहीं करना, डबल करना है हमने ब्रिज रेक्टिफिकेशन यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन में डबल करना है। नेक्स्ट, व्हेन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज बीइंग यूज्ड एज अ नाइट स्विच देन एलडीआर इज कनेक्टेड विद, देखिए ये हमारे पास नाइट स्विच है, इसको हमने एलडीआर को किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव को ही हम प्रोवाइड करते थे वेरिएबल। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, दिन के बाद इसकी रेजिस्टेंस कुछ और रात के बाद इसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, चेंज होगी। तो इस तरह एलडीआर कनेक्ट होता है नेगेटिव के साथ, और कांस्टेंट जिसे रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव को। तो इस तरह ये अल्फा ऑप्शन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, the unidirectional property of a PN junction is useful for its use as a alpha rectifier। एक ही डायरेक्शन में डायरेक्शन रिवर्स ना हो, जैसे यहां पर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ये एसी है, हमें जो आउटपुट मिल रही है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में पीएन जंक्शन डायोड हमें प्रोवाइड करता है, और इसी को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो अल्फा ऑप्शन रेक्टिफायर। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर्क्स अंडर द फॉरवर्ड बायस कंडीशन? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड में वर्क करता है, फोटो डायोड रिवर्स में करता है, और फोटोवोल्टेइक सेल के लिए कोई बायसिंग की कोई बैटरी की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन अल्फा एलईडी। 5वां, हाउ मेनी क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर? सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए कितने क्रिस्टल यूज किए जाते हैं? सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए, उसी में हम डोपिंग करते हैं। और ट्रांजिस्टर में क्रिस्टल एक ही होगा, रीजन 3 होंगे, अमीटर, बेस और कलेक्टर। रीजन 3, क्रिस्टल 1, जंक्शन 2 होंगे, एक अमीटर बेस जंक्शन और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन। ट्रांजिस्टर की टाइप्स भी 2 होंगी, एक एनपीएन और दूसरा पीएनपी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है, दोबारा सुन लें। सिंगल क्रिस्टल, 2 जंक्शंस, 3 रीजन्स और 2 टाइप के ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी। नेक्स्ट,
द नंबर ऑफ जंक्शंस इन अ सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड में एक ही जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में अभी दो बताए थे लेकिन सेमीकंडक्टर डायोड में एक ही, तो इस तरह बीटा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, इन द आउटपुट वोल्टेज, इफ द आउटपुट वोल्टेज इज नॉट स्मूथ बट पल्सेटिंग, जैसे ये है, ये पल्सेटिंग है, स्मूथ नहीं है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और कम हो रहा है, then it can be made smooth by using a circuit known as filter, अल्फा ऑप्शन। फिल्टर की वजह से पल्सेटिंग को स्मूथ में कन्वर्ट करते हैं, अल्फा ऑप्शन। 8, लाइट emitting diodes are made from the semiconductor delta गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड भी, डेल्टा ऑप्शन। 9, a photodiode can turn the current on and off in चार्ली ऑप्शन, नैनो सेकंड में ये ऑन ऑफ हो रहा होता है। नेक्स्ट 10, which component of the transistor has greater concentration of impurity, किसमें impurity ज्यादा है? एमीटर में सबसे ज्यादा, उससे कम कलेक्टर और उससे कम बेस में। साइज भी, बेस का साइज सबसे कम, इंप्योरिटीज भी कम और साइज भी कम, उससे बड़ा साइज एमीटर का और सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का। तो बहरहाल यहां पर ऑप्शन बीटा 10th का एमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर RIE इज 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम की, बीटा गेन है 100 का और कलेक्टर रेजिस्टेंस है 20 ओम की। हमने वोल्टेज गेन फाइंड करनी है। वोल्टेज गेन के लिए हमारे पास इक्वेशन थी, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू बीटा RC ओवर RIE। बीटा था 100, RC था 20 और RIE है 1, तो इस तरह इनको मल्टीप्लाई करते हुए 2000, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस बिटवीन द इन्वर्टिंग and non-inverting input is called the input resistance and it is the of the order of delta mega ohm, और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है वो few ohm की। नेक्स्ट, फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इफ R1 इज नॉन इन्वर्टिंग है, R1 is infinity and R2 is 0, then the gain of amplifier, नॉन इन्वर्टिंग की ओपन लूप गेन के लिए या सिर्फ गेन के लिए चले, गेन लिखने, ओपन लूप तो नहीं, इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1, 1 प्लस R2 0, R1 इंफिनिटी, हाँ जी R1 इंफिनिटी, तो इस तरह ये 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, तो प्लस 1, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट 14, for normal operation of a transistor, which of the following is given highest potential? collector more positive किया जाता है, collector का पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ली ऑप्शन। ये थे ऑब्जेक्टिव। अब शॉर्ट क्वेश्चन, why charge carriers are not present in the depletion region? ये एंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें हम इस तरह लिखेंगे कि जैसे पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करते हैं कि ये एक सिंगल क्रिस्टल लेकर इसकी एक साइड पर पी टाइम इंप्योरिटी और दूसरी साइड पर एन टाइम इंप्योरिटी, इधर होल की एक्सेस और इधर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, तो इलेक्ट्रॉन के हम जस्ट इस तरह लिखेंगे, दोबारा सुन लें, जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड, electrons from the n region migrate to the p region to fill the hole। इधर हर बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर एक कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इसको फिल करेंगे।
बॉन्ड तो फिल हो जाएंगे, लेकिन जब यहां से नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इधर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब है पॉजिटिव आयन, और यही इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, बॉन्ड तो फिल हो गया लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, किसके मुकाबले में? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के मुकाबले में। तो इस तरह इस साइड पर नेगेटिव आयन की लेयर बनती चली जाएगी और इस साइड पर, दूसरी साइड पर पॉजिटिव आयन की लेयर बनती चली जाएगी, सारे बॉन्ड फिल हो जाएंगे, कोई मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं रहेगा। और ये इन्होंने पूछा था, तो दोबारा सुन लें जिस तरह इसको लिखेंगे कि जस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, electrons from the n region will migrate to p region to fill the hole. All the bonds will be filled completely. All the bonds will be complete. They are completely filled. But a layer of positive ions will be formed on the n side of the p-n junction, and a layer of negative ions will be formed across at the junction on the side of the p-type material. So no mobile charge carriers will be left. ये पहले का आंसर। फिर how does the motion of electron in n type differ from the motion of holes in a p type substance? अब देखिए यहां पर अगर बैटरी हम कनेक्ट कर दें, ये बैटरी फॉरवर्ड अगर करें p को पॉजिटिव से और n को नेगेटिव से, तो अब होगा क्या कि ये नेगेटिव पॉइंट और ये वाला पॉजिटिव पॉइंट अब नेगेटिव इन नेगेटिव को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये नेगेटिव मूव करेगा टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और होल मूव करेंगे इस नेगेटिव की तरफ टुवर्ड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो दोनों का मोशन एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट। इलेक्ट्रॉन will move from negative to the positive terminal of the battery, and hole will be shifted from positive to the negative. Motion of both the electrons and holes will be equal and opposite to each other. ये क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the anode of a diode is 0.2 volt positive with respect to cathode. Is it forward? पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है 0.2 वोल्ट का, P मोर पॉजिटिव है 0.2 वोल्ट एज कंपेयर टू एनोड, यानी P बाहर पॉजिटिव और N नेगेटिव है। अब पूछा है हमसे कि क्या ये फॉरवर्ड होगा या रिवर्स होगा? थ्योरेटिकली तो ये फॉरवर्ड ही है, क्योंकि फॉरवर्ड के लिए कंडीशन चाहिए P शुड बी मोर पॉजिटिव and n should be more negative। लेकिन ये जो 0.2 वोल्ट हमने दिया है, इसकी वैल्यू सिलिकॉन का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है 0.3 वोल्ट। तो इस 0.2 वोल्ट की इन दोनों से वैल्यू कम है, तो नतीजा ये होगा कि बैरियर और ये वाला दरमियान वाला जो बैरियर है ये ओवरकम नहीं होगा, और जब ओवरकम नहीं होगा तो हमें करंट का कोई ज्यादा फ्लो ऑब्टेन नहीं मिलेगा। तो इस तरह एक बार फिर थ्योरेटिकली है तो ये फॉरवर्ड ही, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम है तो कोई मेजर करंट फ्लो नहीं करेगा। इस तरह के आंसर कंप्लीट करना है। इसका आंसर जो लिखेंगे वो सुन लें दोबारा कि एज P region is more positive as compared to cathode या N region, so the diode will be forward biased।
but the potential difference between them, which is of 0.2 volt, is less than the stopping potential of the silicon, which is 0.7 volt, or of germanium, which is 0.3 volt. So no major current will flow through the circuit or through the junction. Next, define rectification and write names of its type. पहले rectification की definition. The conversion of alternating current into direct current is called the rectification. और इसकी दो टाइप्स, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन. नेक्स्ट, व्हाट इज फोटोडायोड? राइट डाउन इट्स टू एप्लीकेशंस. फोटोडायोड which works when sunlight या सिर्फ लाइट fall on it under reverse biased condition. दोबारा सुने. The diode which works when light falls on it under reverse biased condition is called the photodiode. फिर इसकी एप्लीकेशन 5-6 एप्लीकेशन बुक पर ही लिखी हुई है तरतीब से, बड़ी आसान. सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ऑप्टिकल फाइबर के लिए जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ी थी, अलार्म वगैरह के लिए. तो ये सारी वहीं से हम देख सकते हैं और बड़ी आसान सी है. कोई सी भी उनमें से दो लिखनी है आपने. नेक्स्ट, व्हाई इज द बेस करंट इन अ ट्रांजिस्टर वेरी स्मॉल? ट्रांजिस्टर में बेस करंट क्यों कम होता है? दो रीजन लिखेंगे. पहले नंबर पर सादा सा रीजन के बेस जो रीजन होता है एमीटर, बेस और कलेक्टर, इसमें इंप्योरिटीज भी कम है और साइज भी इसका कम है. फिर मेन बात ये आ जाएगी कि कलेक्टर की पोटेंशियल हम ज्यादा रखते हैं. कलेक्टर, इसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्शन देख लें कि हमने अगर सपोज ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन को नेगेटिव से और इसको आ गया पॉजिटिव. इसी तरह फिर यहां पर एन कलेक्टर को रिवर्स करना है पॉजिटिव से और ये आ गया जनाब नेगेटिव. तो अब ये बैटरी जो कलेक्टर को एनर्जाइज कर रही है वीसीसी और ये वीबीबी. तो अब देखें ये बैटरी स्ट्रॉन्गर है, इसका पोटेंशियल ज्यादा है, ज्यादा प्लेट्स दिखाई हैं, तो ये मोर पॉजिटिव होगा. तो इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से आएंगे वो ज्यादातर शिफ्ट हो जाएंगे कलेक्टर रीजन की तरफ इस पॉजिटिव की वजह से. बहुत थोड़े यहां पर फ्लो कर सकेंगे, तो ज्यादा फ्लो करेंगे एज अ कलेक्टर करंट. तो इस कैसे लिखेंगे? दोबारा सुन लें. Base region is very thin and also it contains lesser number of impurities. फिर दूसरा पॉइंट जो मेन है वो collector potential is made more high as compared to base. So majority of the electrons which are moving from which have been moved from emitter region to base region will be shifted towards the collector region and will provide a large collector current. Very few will flow as a base current. ये 6th क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट, by circuit diagram show the flow of conventional current and electronic current in an NPN transistor. इसी को देख लें, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट.
हाँ जी, कन्वेंशनल करंट पहले, कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह फिर आपने ये पॉजिटिव से नेगेटिव ये डायरेक्शन शो करनी है, इधर भी और यहां पर भी। इसको आप बेस करंट और इसको आप कलेक्टर करंट कह सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो सुन ले, उसके लिए मैं इधर ही पॉइंट अटैच कर रहा हूं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये आ गया जनाब इलेक्ट्रॉनिक करंट आई, इसमें फ्लो कर गया एज अ बेस करंट, और फिर ये आपने शो करना है कलेक्टर करंट। तो अगर एरो दिखाएं तो एरो भी इसी तरह ही बनेंगे। ये दोनों अलग अलग डायग्राम में, यहां तो मैंने एक ही में, लेकिन आप लोगों ने दोनों अलग अलग फिगर में शो करनी है। नेक्स्ट, राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 3 है टोटल। इनपुट रेजिस्टेंस जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के दरमियान होती है, और इसको अभी ऑब्जेक्टिव भी था ऑफ सेवरल मैक्रो ओम की। दूसरी आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के साथ अटैच, ये फ्यू ओम की। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी ओपन लूप गेन इज वेरी हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ वी इन ओवर वी आउट ओवर वी इन। वी आउट का मतलब जो हम यहां से, और वी इन पॉजिटिव माइनस वी नेगेटिव। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक, इसमें से कोई सी 2 लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड अप्लाइड टू फाइंड द गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन। वर्चुअल ग्राउंड का मतलब कि सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट्स पर पोटेंशियल अप्रोक्सीमेटली सेम हो, ताकि उनके दरमियान कोई करंट फ्लो ना कर सके। उनके दरमियान पोटेंशियल, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इफ द पोटेंशियल ऑफ द 2 पॉइंट्स in a circuit is approximately same, so that potential difference between them is 0. Hence, no major current can flow between these 2 points. This is called principle of the virtual ground. और फिर इसी को अप्लाई करते हुए इन्वर्टिंग की गेन फाइंड करनी है, जो आपके पास आएगी -R2 ओवर R1। लास्ट, in a certain circuit the transistor has a collector current of 10 milliampere and a base current of 40 microampere. What is the current gain of the transistor? ट्रांजिस्टर का करंट गेन चाहिए बीटा। बीटा इज इक्वल टू होता है IC ओवर IB। अब IC दिया है 10 मिलीएम्पेयर और IB दिया है 40 माइक्रो एम्पेयर। कोशिश ये किया करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 18वें चैप्टर में करंट मिली में ले आया करें। तो जब इसको हम मिली में लाएंगे तो ये बन जाएगा 0.4 मिली एम्पेयर 1000 से डिवाइड करते हुए। अब ये यहां पर पुट कर दे, IC की जगह पर 10 मिली एम्पेयर और IB की जगह पर 0.4 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर से मिली एम्पेयर कैंसल, इसका डेसिमल खत्म करने के लिए ऊपर, इसका डेसिमल खत्म करने के लिए ये ऊपर 10 आ गया, और इस तरह 1 मिनट 0.04 आएगा, 0.04।
जहां पर भी 0.04 और डेसिमल खत्म करने के लिए इधर 1000। चले अब 100 into 10 1000 हो जाएगा, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 250, ये करंट गेन आ गया ट्रांजिस्टर का 250, और जाहिर है इसका कोई यूनिट नहीं कि ये दोनों करंट्स की रेशियो है। नेक्स्ट, हाउ द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर वाला सादा सा पूरा आपने आर्टिकल लिखना है, जो सर ने भी आपको रिवाइज कराया होगा। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं। गेन के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है जो थोड़ी देर पहले लिखी हुई थी कि वोल्टेज गेन के लिए इक्वेशन, और वो है बीटा RC over RIE। इसका न्यूमेरिकल आसान, यही इक्वेशन जो अभी आपको बताई थी, यही इक्वेशन यूज होगी, बीटा इज इक्वल टू IC over IB, और दूसरी जो यूज होगी वो IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। एमीटर करंट इक्वल है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ ऑपरेशन एम्पलीफायर इज यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ड्राइव देयर गेन। इसमें आप लोगों ने इक्वेशन ड्राइव करनी है, साथ ही डायग्राम सही तरीके से बनानी है, बुक में बनी हुई है डायग्राम्स, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन। दोबारा वो मैं डायग्राम बना देता हूं, और एम्पलीफायर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें भी सही तरीके से लॉन्ग डायग्राम बनानी है। तो इसमें जो इन्वर्टिंग के लिए डायग्राम बनेगी वो दोबारा देख लें। इसको हम एज ए इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव को ग्राउंड करेंगे, नेगेटिव को इस वायर R1 की मदद से इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। ये इनपुट प्रोवाइड हो गया, और फिर ये R2 जो एक्चुअली फीडबैक के तौर पर यूज हो रहा है, और यहां से आप आउटपुट लेंगे। ये डायग्राम जो आप लोगों ने इन्वर्टिंग के लिए बनाना है, ये R1 और ये R2। इसी तरह नॉन इन्वर्टिंग के लिए अब इस पॉजिटिव को आपने इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, यहां से आउटपुट ले ली, नेगेटिव को ग्राउंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस R1, ये ग्राउंड कर दिया, और ये उसी तरह R2 फीडबैक एलिमेंट के तौर पर ये हमारे पास आ गया नॉन इन्वर्टिंग के लिए सर्किट। इसकी इक्वेशन जो लिखी थी आपके पास आएगी गेन की -R2 over R1, और इसकी इक्वेशन आएगी 1 + R2 over R1। ये दोनों भी गेन की इक्वेशंस। चलिए, अल्लाह हाफिज।